नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और बीजेपी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। बीजेपी तीसरी बार पूरे बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने वाली है और एक तरीके से बीजेपी ने हैट्रिक मार दी है। हरियाणा हमारा पड़ोसी राज्य जिसमें 22 जिले हैं और हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है और 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने के लिए 1031 उम्मीदवार या कैंडिडेट खड़े होते हैं। 1031 उम्मीदवारों में से 464 तो इंडिपेंडेंट या निर्दलीय कैंडिडेट खड़े होते हैं, 101 महिलाएं होती हैं और बाकी जो बचे हैं वो पुरुष होते हैं और 67% के आसपास वोटर टर्न आउट रहा है। लगभग 67.90% के आसपास वोटर टर्न आउट है। 5 अक्टूबर को चुनाव होता है और 8 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट काफी शॉकिंग है, काफी चकित करने वाले हैं क्योंकि चाहे वो एग्जिट पोल हो और चाहे वो जनता का रुख हो, दोनों ही कांग्रेस की तरफ है। एग्जिट पोल भी, चाहे कोई भी एग्जिट पोल हो, हर एक एग्जिट पोल 40 से 50 के बीच में कांग्रेस की सीट का दावा कर रहा था और आम जनता भी यही मान रही थी या वहां के जो कांग्रेस के प्रत्याशी या कार्यकर्ता थे वो भी यही मान रहे थे कि भाई इस बार तो कांग्रेस सरकार बनाएगी, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पिछले 10 साल से 2014 में भी बीजेपी की जीत हुई थी, 2019 में भी बीजेपी की जीत हुई थी, तो पिछले 10 सालों से हरियाणा राज्य को बीजेपी सरकार रूल कर रही है, बीजेपी की सरकार चला रही है। तो इस बार कांग्रेस पूरा दावा करती थी कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। 48 सीटें बीजेपी को मिलती है और कांग्रेस सिमट के रह जाती है 37 सीटों के ऊपर। अगर 90 विधानसभा सीटें हैं तो बहुमत के लिए हमें चाहिए 46 सीट, लेकिन बीजेपी को कितनी मिल चुकी है? 48 सीटें। ये दोनों व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है नायब सिंह सैनी। ये वर्तमान में बीजेपी के हरियाणा में मुख्यमंत्री भी है। नायब सिंह सैनी के हाथ में कमान है बीजेपी की। और ये जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, ये हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस की कमान इनके हाथ में है और बीजेपी की कमान इनके हाथ में है। और रिजल्ट काफी शॉकिंग क्यों है? कहां कांग्रेस से चूक हो गई है, क्या गलती कर दी कांग्रेस ने? और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हारने का कारण जलेबी है, जलेबी की वजह से कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। जलेबी की वजह से एक पार्टी हार जाए, ये कैसे हुआ है? इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। 5 अक्टूबर को चुनाव होता है और चुनाव होने के जस्ट बाद एग्जिट पोल आना स्वाभाविक है और चाहे वो कोई भी एग्जिट पोल हो, दैनिक भास्कर, ध्रुव, ZTIF, पीपुल रूल, रिपब्लिक भारतीय, रिपब्लिक टीवी, सब ये दावा कर रहे थे कि लगभग 40 से 50 के बीच में कांग्रेस सीट लाने वाली है और बीजेपी सिमट के रह जाएगी 15 से 20 के बीच में। तो सारे के सारे एग्जिट पोलों का दावा यह कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, कांग्रेस यहां पर पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये तो आपको मैंने बताया, जो इंडियन एक्सप्रेस ने ये जो पैराग्राफ बनाया है। और एक एग्जिट पोल यहां पर भी है, कांग्रेस को 50 से 58 सीट आएगी, 20 से 28 सीट आएगी, है ना। और यहां पर आप देखो बीजेपी की 20 से 28 सीटें बताई जा रही है। तो एग्जिट पोल बिल्कुल उल्टा पड़ गया है और एग्जिट पोल के ऊपर और जनता के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे एक सीख हमें सीखने को मिलती है। आदमी वोट कांग्रेस को जाके डाल के आ रहा है और जब उससे कोई पूछा तो बोल रहा है मैं तो बीजेपी को डाल के आ रहा हूं, ताकि इसको पता ना चल जाए कि वोट किसको डाल के आ रहा हूं। या बीजेपी को वोट डाल के आ रहा है तो यहां पर कोई पूछ रहा है तो बता रहा है कि मैं तो कांग्रेस को वोट डाल के आ रहा हूं, ताकि किसी को पता ना चल जाए। तो एक ग्रामीण क्षेत्र के आदमी है, ये सच्चाई बताते नहीं है और मीडिया तो आम लोगों से जाके पूछता है तुरंत, और आम लोग जैसा जैसा बताते हैं वो वैसा वैसा दावा कर देता है कि हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। अरे हमने तो कांग्रेस को ही वोट डाला है, लेकिन डाल किसको है? बीजेपी को। तो ना ही एग्जिट पोल का भरोसा करो और ना ही आम जनता का भरोसा करो। ये सीख आज हमें सीखने को मिलती है। और लोकसभा के चुनाव में भी तो यही हुआ था। लोकसभा के चुनाव में एग्जिट पोल दावा कर रहे थे कि 400 के आसपास बीजेपी की सीट आने वाली है, लेकिन बीजेपी 230 पे सिमट के रह जाती है। और वही यहां पर हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनाई जा रही है, कांग्रेस की सर्वाधिक सीट आएगी, लेकिन यहां पर किसकी सीट आ जाती है? बीजेपी बंपर सीट दर्ज कर ले जाती है। तो एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा छोड़ दीजिए। एग्जिट पोल तो मैं कहता हूं देखा ही मत करो। अरे अपना देश इतना बढ़िया चल रहा है, इतना बढ़िया डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, 2-3 मिनट बाद तो रिजल्ट ही आ जाता है। लेकिन लोगों की उत्सुकता, लोगों का उत्साह रहा नहीं जाता ना कि क्या होगा, कौन जीतेगा, इन चीजों की वजह से। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, ये आपके सामने अभी जो चुनाव हुआ उसका रिजल्ट है। 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में, 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 37 सीटों पर कांग्रेस ने सीट दर्ज की है। और INLD, ठीक है, INLD की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 सीटें जीत कर दी है और 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और यहां पर आम आदमी पार्टी तो खाता ही नहीं खोल पाई है, एक भी सीट नहीं मिली है। झाड़ू ने सबको साफ कर दिया है। लगभग हर एक सीट के ऊपर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव
चुनाव लड़ा था, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। तो 48 सीट बीजेपी को और बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो 39.9% टोटल वोट शेयर मिला है बीजेपी को, मतलब हरियाणा की जनता ने 39.9% जनता ने बीजेपी को वोट डाला है। और कांग्रेस का जो वोट शेयर परसेंट है वो है 39.1%, मतलब वोट शेयर लगभग बराबर है। बीजेपी को भी उतने ही लोगों ने वोट डाला और कांग्रेस को भी उतने ही लोगों ने वोट डाला। जीत का मार्जिन बहुत कम है, इस वजह से 48 सीटें बीजेपी की आ गई है और बाकी का वोट शेयर आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 2009 में तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2009 में बीजेपी का वोट शेयर था 4% हरियाणा की जनता ने ही बीजेपी को वोट किया था। फिर 2014 का टाइम आता है, बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया, 33% हरियाणा की जनता ने 2014 में बीजेपी को वोट डाला और बीजेपी की सरकार बन गई। उसके बाद में फिर 2019 का टाइम आता है, 2019 में भी 33% हरियाणा की जनता ने बीजेपी को वोट डाला, तो फिर 2019 में भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है। तो 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, 2019 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और अब 2024 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली है, यानी बन चुकी है। लगातार 30 बार बीजेपी इस राज्य को रूल करने वाली है, इसके ऊपर शासन करने वाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये आपके सामने रिजल्ट है। 48 सीटों पर बीजेपी, 37 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और 2 सीटों पर INLD जीतती है। 90 सीटों की विधानसभा है, यह आप ध्यान रखना। और उसके बाद में मैंने आपको कमान किस किस के हाथ में बता दिया है। नायब सिंह सैनी के हाथ में बीजेपी की कमान है, जो कि प्रेजेंट में वर्तमान में हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री भी है, ठीक है। और ये कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके हाथ में कांग्रेस की कमान थी। वोट परसेंट कितना रहा है? 67.90%। टोटल ओवरऑल एवरेज जो वोट परसेंट रहा है वो रहा है 67.90% वोटिंग टर्नआउट रहा है। और अब एक बात देखो, इस बार 48 सीट बीजेपी ने जीती है और कांग्रेस ने 37 सीटें जीती है और 8 सीटों में तो बीजेपी ने बढ़ोतरी की है और 6 सीटों में किसने बढ़ोतरी की है? कांग्रेस ने। 8 सीटों पर 8 सीटें बीजेपी ने ज्यादा जीती और 6 सीटें कांग्रेस ने ज्यादा सीटी है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और पिछला जो लास्ट इलेक्शन था, लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को 40 सीट मिली थी, इस बार 8 सीटें बढ़ के मिली है, 48 मिली है, 8 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार कांग्रेस के पास 31 सीट थी और इस बार 37 सीट मिली है, यानी 6 सीटें बढ़कर मिली है। तो ये आपके सामने चुनावी परिणाम है, ये आप ध्यान रखना। और अब हम बात करते हैं जीत या हारने के कारणों की। किन कारणों की वजह से बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है और किन कारणों की वजह से, किन गलतियों की वजह से, किन त्रुटियों की वजह से कांग्रेस ने यहां पर बड़ी हार दर्ज की है। कांग्रेस की हार होगी, बीजेपी की जीत होगी। सबसे पहला कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा में कांग्रेस की हार जलेबी से क्यों बताई जा रही है, जलेबी से क्यों जोड़ी जा रही है। मैं आपको बता दूं, जब राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार करने आए थे तो हरियाणा के अंदर उन्होंने आके बोला था कि भाई मैं हरियाणा के अंदर जलेबी की दुकानें लगवा दूंगा, जलेबी का व्यापार बढ़ा दूंगा, जलेबी का कारोबार बढ़ा दूंगा। तो राहुल गांधी ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान हरियाणा में आके बड़ा बड़ा दावा किया था। और हरियाणा के अंदर एक मातूराम जी की जलेबी काफी फेमस है, गोहाना वाले मातूराम जी की जलेबी उन्होंने खाई भी और उसी टाइम पे ये भी कहा उस दुकान के ऊपर कि हाँ भाई हरियाणा के अंदर तो मैं जलेबी के व्यापार में बम्पर पैदावार करूंगा, जलेबी की दुकानें खुलवा दूंगा सब जगह। और ये राहुल गांधी की आपको पता आदत है कि एक तरफ से आप आलू घुसाओगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, वैसे यहां पर लंबी लंबी डींगे हाके चलेंगे। उसके बाद में जलेबी की जीत होगी, जलेबी की जीत होगी। आम जनता के बीच में रुख बदल गया, हर कोई कांग्रेस का कैंडिडेट या कार्यकर्ता ये कह रहा है कि इस बार तो जलेबी जीतेगी, जलेबी जीतेगी और जलेबी जीतेगी तो जलेबी ही जलेबी हरियाणा में दिखाई देगी। तो हरियाणा में कांग्रेस की हार जलेबी से क्यों बताई जा रही है। और अब आपको पता है कि कांग्रेस थोड़ी गलती भी कर चुकी है। क्या गलती कर चुकी है? शुरुआत में जब सुबह परिणाम आ रहा था, काउंटिंग हो रही थी, तो शुरुआत में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल रही थी, 66 सीटों से कांग्रेस आगे चल रही थी। उसके बाद में जब दोपहर का समय आया तो बीजेपी आके निकल गई। तो जब सुबह सुबह कांग्रेस बम्पर जीत दर्ज की थी, है ना, यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, तो सारे के सारे कार्यकर्ता गले में माला पहन ली, जलेबी के ठेले पर पहुंच गए, जलेबी की दुकानें पर पहुंच गए, वहां पर जलेबी खा रहे हैं, जलेबी बांट रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के पवन खेड़ा ने क्या किया? हरियाणा और जम्मू कश्मीर की विधानसभा का चुनाव में कहा हमें पूरा भरोसा कि आज का दिन हम पूरे दिन लड्डू और जलेबी खाएंगे, मतलब हमारी जीत होने वाली है, आज के दिन हम पूरे दिन जलेबी और लड्डू खाने वाले हैं। शुरुआत की बात है, सुबह सुबह 8 तारीख की, जब शुरुआती दौर में कांग्रेस आगे चल रही थी। और यहां पर तो यह भी कह दिया गया राम राम हरियाणा, जलेबी दिवस की शुभकामनाएं, ये कांग्रेस का ट्वीट है। उसके बाद में दोपहर में तो रुख साफ हो गया, दोपहर में पता चला कि बीजेपी जीतने वाली है, तो फिर बीजेपी ने ट्वीट करना शुरू किया कि हाँ भाई
राम राम हरियाणा, मातूराम जी की जलेबी गोहाना वाले, आपकी जलेबी, कड़ाही, दुकान, घी और गल्ला सब सुरक्षित है, क्योंकि भाजपा तीसरी बार सरकार बना रही है, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे ये सबूत मिलती है। और यहां पर बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल साहब यहां पर जलेबी बना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जीत गई है, ठीक है। और यहां पर बीजेपी आंध्र प्रदेश के एक्स अकाउंट ने यहां पर एक तस्वीर पोस्ट की, उसमें कहा कि जलेबी का स्वाद कैसा लगा राहुल गांधी को, क्या जलेबी चखली राहुल गांधी ने। इसके अलावा सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एक मतलब जाने माने कांग्रेस के प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने यह कहा कि अगर मतलब एक टीवी डिबेट में कि अगर 20 से ज्यादा सीटें बीजेपी लेगी ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, 20 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड एक मीडिया रिपोर्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि आप अपना नाम बदलेंगे, देखा जाएगा नाम बदलते हैं ना बदलते हैं। तो इस वजह से भी यह बताया जा रहा है कि जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। शुरुआती दौर में जब कांग्रेस आगे चल रही थी तो बड़े पैमाने पर लोग हाव हुल्लड़ कर रहे हैं, जलेबी जीत रही है, कांग्रेस सरकार बना रही है, ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन दोपहर तक जाके रुख साक हो गया। तो यहां पर इन्होंने कहा कि जलेबी दिवस की शुभकामनाएं। बीजेपी ने पलटवार किया कि भाई गोहाना वाले मोतूराम जी, आपकी दुकान पे राहुल गांधी ने जलेबी खाई थी, आपकी दुकान सुरक्षित है, चिंता मत करो, हमारी सरकार आने वाली है, तीसरी बार सरकार बनाने वाले हैं। राहुल गांधी ने जलेबी खाई या नहीं खाई, ये सारी की सारी चर्चा हो रही है। तो एक तो ये रीजन है, जलेबी की वजह से कांग्रेस हार गई है, ये रीजन बताया जा रहा है। दूसरा रीजन आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के एक जानी मानी कार्यकर्ता है, मतलब एक जानी मानी कांग्रेस की क्या है, एक सांसद है कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा जानी मानी कांग्रेस की सांसद है हरियाणा से। ये तो है कुमारी शैलजा, और ये कौन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये भी काफी सीनियर नेता है और ये भी काफी सीनियर नेता है। और ये ताऊ, हरियाणा के ताऊ, अब इनको क्या काम है ताऊ लोगों को, सुबह शाम खाना मिल जाए, अपने घर के बाहर चेयर लगा ली, खाट लगा ली, हुक्का पानी ले लिया और बकवास करना शुरू कर दिया। इस ताऊ ने एक अभद्र कमेंट किया, किसके ऊपर, शैलजा के ऊपर। और ये कमेंट ऐसा था, वीडियो की गरिमा का ध्यान रखते हुए, ठीक है, मैं कुछ शब्दों को छिपा रहा हूं। ये ऐसे शब्द जो अपने बिल्कुल ग्रामीण भाषा में बिल्कुल दुर्व्यवहार में या अपमानजनक शब्द होते हैं, मैं बता नहीं सकता वरना वीडियो की गरिमा खराब हो जाएगी। तो बहुत ही अभद्र टिप्पणी की, किसके ऊपर, इस ताऊ ने, शैलजा के ऊपर। और ये कौन है, ये कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है। इन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दी और फिर रोहतक में शिकायत दर्ज होगी कि भाई इन्होंने, ये जो शैलजा है ना, ये जो कुमार शैलजा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, बहुत गलत तरीके से टिप्पणी की है। फिर इन्होंने बाद में माफी भी मांग ली थी कि मैंने गलत बोल दिया, ये हमारी बहन है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी डिफेंड करने आ गए, बचाव करने के लिए आ गए, और इन्होंने कहा कि शैलजा हमारी बहन है, पार्टी की सम्मानित नेता है, कोई गलत नहीं बोलेगा, उसकी कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। जो भी कुमारी शैलजा के खिलाफ गलत बोलेगा, है ना, वो हमारी बहन है, पार्टी की जानी मानी नेता है, कार्यकर्ता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, पार्टी में उसकी कोई जगह नहीं है। ये भूपेंद्र हुड्डा ने डिफेंड भी किया था। मतलब ऐसा माना जाता है हरियाणा में कि इन दोनों के बीच काफी अच्छे संबंध है, काफी क्लोज रिलेशन है, ठीक है, इस वजह से ऐसा माना जाता है। अब ये है दलित लीडर और ये है जाट समुदाय से, तो ये है दलित लीडर और ये है जाट समुदाय, और कांग्रेस ने इनको फिर आउट कर दिया। दलित लीडर कुमारी शैलजा को पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव के टाइम पे बिल्कुल आउट रखा, बिल्कुल दूर रखा है। दलित समाज पूरा का पूरा क्या हो गया, नफरत करने लगा, और दलित में फिर एसटी एससी वगैरह ओबीसी भी से जुड़ने लग गए धीरे धीरे। तो पूरा का पूरा दलित समाज, छोटी कास्ट, सारी के सारी खिलाफ हो गई है शुरुआती दौर में कि शैलजा के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। और यहां पर कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसमें खुद की जो सांसद है कांग्रेस की, खुद के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अभद्र टिप्पणी करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, तो इसको बीजेपी ने एक अच्छा सा क्या बनाया, मोटिव बनाया कि देखो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं होता, खुद की पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर महिलाओं को अपमानजनक करते हैं। तो यहां पर फिर सारा का सारा ध्यान किस पे चला गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। और कारण आप जानना चाहो तो पहला कारण तो मैंने आपको बता ही दिया, शैलजा और हुड्डा के बीच में दरार। जब शैलजा भी सीएम पद की दावेदार है, शैलजा भी एक नई नेता है। अब देखो हुड्डा तो पिछली बार मुख्यमंत्री बनी चुके हैं 2014 में, तो अब यह कयास लगाया जाता है कि हो सकता है इस बार शैलजा को जगह मिले। कुमारी शैलजा एक जानी मानी नेता है, सांसद है, इस वक्त कई बार वो विधायक भी बन चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में जब दरार पैदा होगी ना, तो दरार पैदा होने की वजह से सारा का सारा जो कमान सौंप दिया होगा, किसको सौंप दिया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सारा का सारा कमान सौंप दिया गया। और सीधा सब लोगों ने किसके ऊपर, जाट समुदाय के ऊपर। आपको पता है कि हरियाणा में एक समुदाय प्रमुख है, जाट समुदाय। कांग्रेस ने सारे के सारे चुनाव प्रचार के दौरान जाट समुदाय पर ध्यान दिया है, बड़े समुदाय के ऊपर ध्यान दिया है। तो फिर वो जो छोटा समुदाय है, एससी एसटी ओबीसी वगैरह, वो सारा का सारा एक तरफ हो गया। जब हुड्डा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, पूरा का पूरा जाट समुदाय के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, सारी की सारी कमान किसके हाथ में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के में। तो जो फिर अन्य समुदाय ना, वो सारे के सारे एकजुट हो जाते हैं और सारे के सारे एक साथ बीजेपी को जाके वोट डाल देते हैं। तो एक तो शैलजा और हुड्डा के बीच में दरार, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में सारी की सारी कमान है। और ये तो
अपने पुराने जो कद्दावर नेता या पुराने जो नेता इसके जानकार है सबको अपने हिसाब से टिकट बांटेंगे। और आज के टाइम के कार्यकर्ता को क्या चाहिए, जो नए कार्यकर्ता हैं, यंग लीडर है, उनको यह चाहिए कि उनको भी जगह मिले, उनको भी मौका मिले। लेकिन हुड्डा ने उनको मौका ही नहीं दिया। अग्निवीर का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने, लेकिन अग्निवीर के मुद्दे को आराम से बीजेपी ने डिफेंड कर दिया। बीजेपी ने यह कहा कि अरे अग्निवीर क्या बात कर रहे हो, हम आपको पेंशन भी जोड़ेंगे, जो भी अग्निवीर बन के आएगा 4 साल बाद जब वो रिटायर होगा ना, उसके लिए पेंशन का प्रावधान कर रहे हैं। तो आराम से अग्निवीर के मुद्दे को बीजेपी ने डिफेंड कर दिया। कांग्रेस का जाट वोटरों के प्रति ज्यादा झुकाव, और मैं यही बोल रहा था, जाट समुदाय के प्रति ज्यादा झुकाव, सीधा का सीधा सारा का सारा ध्यान एक ही समुदाय के ऊपर दे दिया, तो बाकी के समुदाय चिढ़ गए और बाकी के समुदाय ने सारों ने बीजेपी को वोट डाल दिया। हिमाचल की वजह से कांग्रेस की घोषणा पत्र पर भरोसा कम। हिमाचल प्रदेश के चुनाव के टाइम पे भी कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाया था, और घोषणा पत्र का जो बनाया था उसके ऊपर बिल्कुल भी टिक नहीं पाई है, तो उसका भी लोगों ने रेफरेंस लिया। और बीजेपी ने यह कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, आपको पता है हिमाचल पे इसने क्या किया था, कुछ नहीं किया था। जो घोषणा पत्र बनाया था ऐसा कुछ भी नहीं किया, और यहां पर भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो इन कारणों की वजह से धड़ाम से कांग्रेस नीचे गिर गई है, हार गई है। और जनता तो जनता है, ये तो चुनाव तो क्या है, एक आंधी हवा तूफान है। एक बार अगर जिस तरफ आंधी हवा का रुख आ जाता ना, उस वक्त सारे के सारे लोग झुक जाते हैं। ये तो थे कांग्रेस के हार के कारण। बीजेपी के जीत के कारण क्या है, बीजेपी का जीत का सबसे पहला कारण है, आप सभी को पता है कि मनोहर लाल खट्टर पहले क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे। 2014 में चीफ मिनिस्टर बने, फिर 2019 में चीफ मिनिस्टर बने, और अभी मार्च के महीने में इनसे इस्तीफा दिलवा दिया कि आप इस्तीफा दे दो, काफी बुजुर्ग हो गए। और ये तो बीजेपी ट्रिक अपनाती है। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, केंद्र में ले गए, लोकसभा का चुनाव लड़वा के यूनियन मिनिस्टर बना दिया। यहां पर मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दिलवा दिया, इस्तीफा दिलवाकर यहां से इसको लोकसभा में चुनाव लड़वाया और यूनियन मिनिस्टर बना दिया, यूनियन पावर मिनिस्टर बन चुके हैं ये, ठीक है। और वैसे ही राजस्थान के अंदर किया, वो जो वसुंधरा राजे उसको अलग कर दिया और एक नया चेहरा लेके आए। तो बीजेपी को एक अच्छा सा ट्रिक मिल गया है कि जो भी बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, अगर वो 2-3 बार लगातार मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं मतभेद शुरू हो जाता है, डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। पार्टी के अंदर जो यंग लीडर है, नए नेता, उनको ऐसा मानना कि यार क्या हमारा नंबर कभी आएगा ही नहीं, हमने इतने सालों से जो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, क्या हमारा नंबर कभी आएगा नहीं। तो पार्टी के मतभेद शुरू हो जाता है। जब लंबे समय तक एक ही आदमी के हाथ में पार्टी की कमान होती है, मुख्यमंत्री बना रहता है, तो इसका फायदा बीजेपी ने उठाया। मार्च के महीने में ही मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दिला गया था, मार्च 2024 में, और इनके बाद में मुख्यमंत्री बना दिया गया था नायब सिंह सैनी को। नायब सिंह सैनी मार्च के महीने से ही बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और मनोहर लाल खट्टर को कहां ले गई बीजेपी, मनोहर लाल खट्टर को कहां पे ले गई, लोकसभा का चुनाव लड़वा के केंद्र सरकार में। तो जो लोगों के बीच में मतभेद था कि सीएम कौन होगा, हु विल बी नेक्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा, क्या वापस से मनोहर लाल खट्टर सीएम होंगे, तो इस बात से बिल्कुल पर्दा उठा दिया कि आपके नए मुख्यमंत्री कोई और ही होंगे, मनोहर लाल खट्टर नहीं होंगे, तो इस बात की चर्चा मत करो। तो ये जो असमंजस था, मतभेद था ना, इसको समाप्त कर दिया। तो पहला रीजन तो यही है बीजेपी की जीत का, सीएम बदलकर पहले दूर किया एंटी इनकम्बेंसी, कि भाई सीएम कोई नया ही बनेगा, यंग लीडर ही बनेगा, बढ़िया लीडर ही बनेगा जो बढ़िया काम करेगा, और मनोहर लाल खट्टर सीएम नहीं होंगे। तो जनता का रूप साफ हो गया कि भाई हमारा नंबर भी आएगा, हम भी अच्छा काम करें, हो सकता है भविष्य में हमें भी मौका मिले। तो एक तो रीजन ये है। दूसरा, मैंने अब आपको बताया, कांग्रेस ने सारा का सारा ध्यान जाट समुदाय के ऊपर दे दिया, एक बहुमूल्य समाज के ऊपर दे दिया। तो फिर जो अन्य समाज है, गैर जाट समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज, है ना, या गैर दलित समाज, ये सारे के सारे समाज एकजुट हो गए और बीजेपी के खेमे में आ गए। इसकी वजह से सबने एक साथ वोट डाल दिया बीजेपी को। अग्निवीर का मुद्दा उठाया था कांग्रेस ने, मैंने आपको बताया, लेकिन इसको अच्छे से बीजेपी ने डिफेंड कर दिया कि हम आपको और अन्य नौकरी में भी इसकी सहायता करेंगे। जैसे आप अग्निवीर योजना में काम करके आते हैं तो आपको कुछ % आरक्षण दे दिया जाएगा, और आपके जो राज्य में लोकल गवर्नमेंट की नौकरियां होती है ना, वहां पे आपको फायदा मिलेगा, और पेंशन भी बांधेंगे हम। इस वजह से जनता को फिर लगा कि यार अग्निवीर ठीक है, अच्छे से डिफेंड कर पाई। बीजेपी ने निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की निराशा को दूर किया। मैं वही बता रहा था कि जो बिल्कुल रूट लेवल के, निचले स्तर के नए कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता होता है ना, उनको साथ में लेकर चलिए बीजेपी, है ना। कांग्रेस ने इसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई है, क्योंकि कांग्रेस की कमान किसके हाथ में थी, कांग्रेस की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में थी, जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता है। अपने हिसाब से टिकट बांटना, अपने हिसाब से जो बड़े बड़े नेता उनके साथ टिकट बांटना है, उनके बच्चों को टिकट बांटना, ऐसा किया उन्होंने। इस वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी और जनता में नाराजगी थी। यहां पर ऐसा कमी देखने को मिला है, यहां पर नए कार्यकर्ताओं को टिकट बांटा गया है, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो निचले स्तर पर लोगों की निराशा दूर की, और बीजेपी ने छोड़ा जेजेपी का साथ। जेजेपी की फुल फॉर्म क्या होती है, जेजेपी की फुल फॉर्म होती है जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी पहले बीजेपी के साथ
बहुमत में थी, गठबंधन में थी, अब इसका साथ छोड़ दिया, सोलो इलेक्शन लड़ा है बीजेपी ने, क्योंकि जननायक जनता पार्टी कहीं ना कहीं, आपको पता है ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, ये पहले कांग्रेस के टाइम पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किसके, हरियाणा के, तो इनकी पार्टी है, तो इनके साथ पहले गठबंधन था और इस पार्टी के लिए लोगों को कुछ ज्यादा निराशा लगी रहती है हरियाणा में, तो इसका साथ छोड़ दिया, अकेली लड़ी चुनाव, इस वजह से जीत गई। तो इस वजह से कौन जीत गई है, बीजेपी जीत गई है। सबसे बड़ी बात यह कि आप सभी को पता है कि यह भी वन ऑफ द रीजन है कांग्रेस की हार का, है ना, वन ऑफ द इंपोर्टेंट रीजंस ऑफ डिफीट ऑफ कांग्रेस इन हरियाणा, ये भी कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण है। आप सभी को पता है कि ये जो पहलवान थे, रेसलर थे, इन्होंने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के बाद भी बीजेपी गवर्नमेंट ने विनीशा फोगाट को लड़ने के लिए भेजा, मिशन पर भेजा, बाहर रेसलिंग करने के लिए भेजा, और वहां पर इनका वेट ज्यादा निकल गया, वेट ज्यादा निकलने की वजह से फिर बीजेपी को सुनाया गया अच्छे से कि बीजेपी की इसमें सारी जिम्मेदारी, बीजेपी के लोग क्या कर रहे थे, सरकार उनके हाथ में है ना, वजन क्यों बढ़ा बच्चे का, ज्यादा पराठे खा लिए थे क्या, फलाना ठिकाना, बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा बीजेपी को। तो प्रोटेस्ट करने के बाद भी इनको भेजा गया लड़ने के लिए, रेसलिंग करने के लिए, वो बड़ी बात थी, वहां पर इनका वेट ज्यादा आ गया, इसकी वजह से बीजेपी को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, और जब ये लौट के आए तो फिर इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, यहां पर बजरंग पूनिया और विनीशा फोगाट कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जनता का यह रुख साफ हो गया कि कहीं ना कहीं ये ले देकर एक साजिश है। ये जो विनीशा फोगाट है ना, या जो कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस के लोग बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं, वो कुछ नहीं, इनकी मिली भगत है और अंत में इसने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। तो ये भी थोड़ी निराशाजनक है, लेकिन बात यह सच्चाई है कि विनीशा फोगाट जीत चुकी है। विनीशा फोगाट सीट का क्या नाम है, झुलाना नाम की सीट से इन्होंने जीत दर्ज कर ली है, इसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी को हरा दिया गया है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, और अरविंद केजरीवाल का ओवर कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। अरविंद केजरीवाल देखो, पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीट शेयरिंग करके लड़ने वाले थे कि भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीट शेयरिंग कर लेंगे, 90 सीट है टोटल, तो 45 सीट पर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट खड़े कर लेंगे और 45 सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट खड़े कर लेंगे। लेकिन जब यह पता चला कि अरविंद केजरीवाल जेल से रिहाई होने वाले हैं, उस टाइम पे फिर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया कि भाई सीट शेयरिंग नहीं होगी, आधा आधा बांट के नहीं लड़ेंगे, हम सोलो चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। और अकेले चुनाव लड़ने का आपको रिजल्ट पता है, एक भी सीट नहीं मिली है। अरे दिल्ली के अंदर बहुमत की सरकार चल रही है, पंजाब में बहुमत की सरकार चल रही है, दोनों बड़े राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में बहुमत की सरकार आप चला रहे हो, और बगल वाले राज्य में एक भी सीट सिक्योर नहीं पाए। हवाबाजी से कुछ नहीं होता, रूट लेवल पे जाके काम करना पड़ता है, निचले स्तर पे जाके काम करना पड़ता है। अभी अभी आप जेल से छूटे हो और कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और वहां पर कैंडिडेट खड़े कर दिए और चुनाव लड़ दिए और 0 सीट प्राप्त कर ली, और 2% वोट भी नहीं मिला है। 39% वोट शेयरिंग किसकी, बीजेपी, 39% वोट शेयर कांग्रेस की। यहां पर 1.7% वोट मिले हैं। हरियाणा की 2% जनता ने भी आम आदमी पार्टी को वोट नहीं डाला है। मतलब ये जो दावा किया गया था कि हरियाणा का लाल केजरीवाल कौन है, आपके हरियाणा का लाल है, इन्हीं को वोट देना, इन्हीं की पार्टी को जितना। और 90 सीटों में से लगभग 89 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए गए थे, उम्मीदवार खड़े किए गए थे, और लगभग सबकी जमानत जब्त होने वाली है। किसी को 50 वोट मिले, किसी को 100 वोट मिले, किसी को 2000 वोट मिले, किसी को 5000 वोट मिले। 2-4 ही कैंडिडेट है जिनको 5000 तक वोट मिले, वरना सबको 5000 से कम वोट मिले। तो ज्यादातर लोगों की तो जमानत जब्त होने वाली है। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल यहां पर असफल हो चुका है। बिल से रूट लेवल से आपको सोचना पड़ेगा, बिल्कुल निचले स्तर से सोचना पड़ेगा, ऊपर हवाबाजी से नहीं जीती जाती सीटें। तो यहां पर बिल्कुल झाड़ू ने, खुद ही अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू लगा दी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, इसके बाद में आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया कि हमारे कॉन्फिडेंस की वजह से, हमारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम हार गए हैं, और कांग्रेस के साथ की वजह से हम हार गए हैं। अतः ओवर कॉन्फिडेंस मैं आपको बता दूं आम आदमी पार्टी का, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कटाक्ष किया है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम हरियाणा में हार गए हैं। हमारी वजह से नहीं हारे, कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम हरियाणा में हार गए। खैर जो भी है, अब दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव होगा ना, उसमें अकेली लड़ेगी आम आदमी पार्टी। हरियाणा में भी अकेली लड़ी है, 0 सीट मिली है। और अब बीजेपी का जो असेंबली, ये जो दिल्ली में असेंबली इलेक्शन होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें भी आम आदमी पार्टी अकेली ही लड़ने वाली है, ऐसा कह दिया है आम आदमी पार्टी ने। और फिर वही रोतड़ू वाली बात आ जाती है, वही फिर ईवीएम का जिम सवार हो जाता है कि जिस राज्य में अगर कांग्रेस जीत गई तो वहां पर कुछ नहीं बोला जाता। जैसे जम्मू कश्मीर में भी अभी इलेक्शन हुआ है, जम्मू कश्मीर का वीडियो भी आपको तुरंत मिल जाएगा, कल ही मिल जाएगा शायद आपको, अभी थोड़ा एडिटिंग पे काम चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में अब देखो, आपको पता है कि बीजेपी की
हार हो गई है, मतलब सीट तो बहुत सारी मिलेगी, सरकार नहीं बना पाएगी, वहां पर कुछ नहीं बोले। लेकिन हरियाणा के अंदर बीजेपी जीत गई है, कांग्रेस हार गई है, यहां पर ये बोल रहे हैं फिर से वही ईवीएम का जिन्न सवार हो गया है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद ईवीएम का जिन्न वापस से आया है। आनंद शर्मा बोले बैलेट से हो चुनाव, जिस राज्य में हम जीत जाते हैं वहां पर हम ईवीएम का जिक्र नहीं करते, ईवीएम सही तरीके से चल रहा है, और जिस राज्य में हम हार जाते हैं वहां पर ईवीएम की वजह से हम हारे हैं, ये कह के पल्ला झाड़ देते हैं। इतने सीनियर नेता हैं, इतने दिनों से चुनाव हो रहा है, अगर ऐसा होता तो फिर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी आराम से जीत जाती, जम्मू कश्मीर में बीजेपी आराम से जीत जाती। जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाएगी बीजेपी, आपको पता है कि उनको उतनी सीट नहीं मिली कि सरकार बना पाए, तो फिर से ईवीएम का जिन आपको पता है कि सामने आ जाता है। और इसके बाद में अब बात करते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेंगे नायब सिंह सैनी, मार्च के महीने से ही बने हुए हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा काम किया है। हरियाणा में 30 बार बीजेपी की पूरे बहुमत के साथ सरकार बनवा रहे हैं, तो ये दशहरे के दिन शपथ ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जो दशहरा यानी 12 तारीख को शपथ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।